नागनाथ साबनाथ, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तीसरी पार्टी को आने नहीं देना है। तो इसीलिए दोनों मिले हुए हैं। ये चाहे 400 पार बोले, 300 पार बोले, राहुल गांधी की सरकार बनाए, मोदी की सरकार बनाए, ये सब फेक है। अभी जो रिजल्ट आएंगे, अभी 4 जून को जो रिजल्ट आने हैं उसमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। और बहन कुमारी मायावती जी क्लीन स्वीप करेंगी और इनको प्रधानमंत्री इस बार बहन जी को बनाना होगा। जहां 50 सीटें आई तो ये इंडिया, ये एनडीए और इंडिया ये बैकफुट पे आने वाले हैं और ये फिर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अदालत में बनाएंगे कि अब नहीं तो कभी नहीं। और अभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत है और वो दिखा रही है, पूरी ताकत से लड़ी है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 24 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासती जंग उतनी ही तेज हो रही है। कहीं लंबा धरना प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं विपक्षी नेता जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आती है बीएसपी को लेके। जब एक तरफ जेल की सलाखों के पीछे विपक्षी नेताओं को भेजा जा रहा है तो दुनिया भर, देश भर में लोग जो हैं वो बड़ी उम्मीद से, बड़ी आस से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ देख रहे हैं। क्या बहन जी 24 के लोकसभा चुनाव में पीएम कैंडिडेट बनेंगी कि नहीं, विस्तार से पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरीके से बहन जी को लेके तमाम लोग जो हैं वो अफवाहों का शिकार होते हैं, उन लोगों की क्या क्या तकलीफें हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं खास मेहमान अशोक कज्ञानी जी, समाज सेवक है, बहुजन समाज से आते हैं, बहुजन समाज के उन जमीनी मुद्दों को उठाते हैं जो लगातार सरकार छुपाने की कोशिश करती है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब जनता लोकसभा चुनाव को लेकर बहन जी को पीएम कैंडिडेट के रूप में देख रही है और ऐसे में बीजेपी को में शामिल हो रहे हैं, बीएसपी कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कार्यकर्ता नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जो लीडर हैं ऊपर से आए हुए या पार्टी ने बनाए हुए लीडर, तो अपने वो निजी स्वार्थ के लिए वो जा रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले अकेले वो जा रहे हैं। उनके साथ आप बताइए, एक समर्थक भी गया हो, उनको अकेले अकेले बीजेपी वाले वो पट्टा पहना रहे हैं और वो अकेले ही हैं। और लेकिन जब चुनावी समय आता है तो इस तरह से हर पार्टी के जो सेल्फ स्वार्थी नेता होते हैं इधर उधर भागते हैं। बीजेपी के भी भागे, बीएसपी में भी आए, समाजवादी पार्टी के तो 8 विधायकों ने डायरेक्ट उन्होंने वो क्रॉस वोटिंग कर दी और उनको अंगूठा भी दिखाया अखिलेश यादव को और बीजेपी को वोट कर दिया उसमें अभी राज्यसभा चुनाव में। कांग्रेस के भी इधर से उधर भाग रहे हैं। तो इसीलिए ये चुनावी टाइम पर जो हर पार्टी के स्वार्थी तत्व होते हैं वो भागते हैं। मगर बीएसपी के एक खास बात है कि अगर कोई नेता भागता है तो नेता ही भागता है, कार्यकर्ता एक भी उसके साथ नहीं जाते, क्योंकि कार्यकर्ता कैडराइज हैं और बहुजन मूवमेंट के वो कट्टर समर्थक हैं, इसलिए वो कभी नहीं हिलते हैं। तो आप देखेंगे जिस तरीके से आरएस परवीन चले गए बीजेपी में, वैसे मतलब गठबंधन में गए हैं, गठबंधन में चले गए आरएस परवीन, सीमा कुशवाहा चले गए, दानिश अली कांग्रेस में चले गए। तो उनके साथ जो बहुजन समाज का जो कोर वोटर है वो आज भी बहन जी के साथ है। जी बिल्कुल। देखिए, दानिश अली जी को तो बहन जी ने खुद निकाला क्योंकि कांग्रेस के संपर्क में थे और उनको तो पार्टी से उन्होंने निष्कासित किया, निलंबित किया। और ये जो 2 लोग गए ये अपने आप गए और इन्होंने आरएस परवीन साहब के बहन जी ने पहली बार अपनी लाइफ में पार्टी लाइन से अलग हटके उनको चुनाव से 6 महीने पहले वहां तेलंगाना में बड़ी सभा में मुख्यमंत्री पद का बीएसपी का दावेदार घोषित करा। ये पहली बार मैंने बहन जी को देखा कि कभी वो चुनाव से पहले किसी को इस तरह कभी घोषित नहीं करती हैं। तो इतना विश्वास आरएस परवीन के ऊपर बहन जी ने किया और उनको लग रहा था कि शायद ये बहुजन मूवमेंट का एक नायक साबित होगा, भविष्य में जाके बहुजनों के लिए काम करेंगे। तो सिर्फ इनको एक आदमी को सिर्फ एक एमपी बनने के लिए उस पार्टी के साथ चले गए जो संविधान तोड़ने की बात कर रहा है, जो संविधान को दोबारा लिखने की बात कर रहा था, चंद्रशेखर राव, जिसके विरुद्ध लड़ाई थी बहुजन मूवमेंट की। और उसी के साथ आपने विधानसभा चुनाव उसके खिलाफ लड़ा और आप एक सीट के लिए आप उससे बिक गए, उसके पास चले गए। और दूसरी बात, आपने बाहर आकर के बहन जी के विरुद्ध बोला और खुद ही आपने रिजाइन किया, बहन जी ने उसको निकाला नहीं है। और उसके साथ भी कोई लोग गए नहीं है। अभी कल परसों नया जो वहां के प्रभारी थे उनको अध्यक्ष, वहां का राज्य का अध्यक्ष बहन जी ने नियुक्त किया है और तमाम पार्टी वहीं की वहीं है, तमाम लोग वहीं पर हैं। और जो सीमा कुशवाहा है वो तो आरएसएस की थी, जो हाथरस केस को खराब करने आई थी और उस दौरान बहन जी के दामन थाम लिया दिखाने के लिए कि मैं बहुजन
समर्थक हूँ और बहुजन समाज से हूँ, वो दिखाने के लिए किया। लेकिन जब केस खत्म हो गया और उन ठाकुरों को बचा लिया सीमा कुशवाहा ने, अब वो जाकर के वापस वहां पर चली गई। तो वो आई थी अकेली और चली गई अकेली, तो उसके ना आने से हमें कुछ फर्क पड़ा, ना जाने से कुछ फर्क पड़ रहा। लेकिन फर्क ये पड़ा कि उसने धोखा दिया बहुजन समाज को, और वाल्मीकि बेटी को, जो हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए था, वो उसमें इसने बेईमानी की है और इसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आप देखेंगे जब जैसे में जनता के लिए जो नेता जेल जा रहे हैं, ऐसे में बहन जी सड़कों पर नहीं आना चाहिए। नहीं, देखिए बहन जी क्यों सड़कों पे आएंगी, मुझे बताइए। बहन जी लगातार 24 घंटे काम कर रही है, मॉनिटर कर रही है, रणनीति बना रही है, चुनावी रणनीति। और जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं अच्छी अच्छी पार्टियों के, बिल्कुल उनकी पैरों तले धरती निकल गई है। इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों बिल्कुल पानी नहीं मांग रहे, जो उन्होंने जिस तरह की रणनीति तैयार की है। और बहन जी को निकलने की जरूरत नहीं है। बहन जी का काम सिर्फ इतना है आज की तारीख में कि वो 24 घंटे वो सिर्फ डायरेक्शन करें, और जो बहुजन लीडर हैं और बहुजन समर्थक हैं, उनका काम है, हम लोग कर रहे हैं कि हम उनके जो वो संदेश देती हैं, आदेश देती हैं, पूरे देश में लाखों लाख कार्यकर्ता उस आदेश को, संदेश को लागू जमीन पे लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। तो बहन जी का जरूरी नहीं बहन जी आए, उधर सोनिया गांधी क्या रोज आती हैं क्या? उधर दूसरी पार्टियों के मुखिया क्या रोज ही सड़कों पे घूम रहे हैं क्या? और जबकि बहन जी उम्र दराज हैं और हमारी एकमात्र नेता है, तो उनकी सिक्योरिटी और उनकी सुविधा ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और उनके आदेश का पालन लाखों लाख लोग करते हैं। इसलिए बहन जी को जरूरत नहीं है। और बहन जी अपने एक एक कार्यकर्ता से जुड़ी हुई हैं लगातार, निरंतरता में। देखिए वो, अब इससे आप समझ जाओ ना कि जो प्रोफेसर इंदु चौधरी हैं, वो सिर्फ पार्टी का प्रचार करती थी, ना पार्टी की वो मेंबर है, ना कार्यकर्ता है, ना नेता है। लेकिन वो खाली बहुजन समाज पार्टी के लिए पिछले बहुत लंबे वर्ष से लगातार उनका प्रचार प्रसार कर रही थी, और वो एक एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही थी, कैडर लेती थी पार्टी का। लेकिन बहन जी की नजर थी, और बहन जी ने इसीलिए उनको लालगंज से उनको अपना बीएसपी का सांसद प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया। ये अपने आप में एक हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ी बात है कि जो लोग निस्वार्थ काम कर रहे हैं। इसका मतलब बहन जी सबको देखती है, सारे एक एक कार्यकर्ता पे नजर रखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसलिए बहन जी को ये मत सोचिए सड़क पे नहीं आ रही है तो वो बहुजन मूवमेंट के लिए ना वो कोई काम कर रही है, वो लगातार काम कर रही है और लगातार बहुजन मूवमेंट को मजबूत कर रही है। जी, आपने कहा कि वो हर चीज पर नजर रख रही हैं, वो रणनीति बना रही हैं, लेकिन वो उन मुद्दों पर क्यों खामोश रहती? इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा मुद्दा, ईवीएम जैसा मुद्दा, लोकतंत्र भी खतरे में है, तमाम उन मुद्दों पर उनका एक ट्वीट तक नहीं आता, जबकि वो टिकट उन धरातल पे जुड़े लोगों को दे रही है। नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का तो सवाल है कि बहन जी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी खुल गया ना कि बहन जी को तो क्लीन चिट मिल गई ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। और जो बैंकिंग सिस्टम है जो आया उसमें पता चला कि कांग्रेस जो बोल रही थी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के खिलाफ बीजेपी के, उसने कितना पैसा लिया है, और छोटी मोटी पार्टियों ने भी खूब पैसा लिया है, तृणमूल कांग्रेस ने लिया है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी पैसा लिया है। लेकिन एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बहन जी जिन्होंने कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से, पूंजीपतियों से पैसा नहीं लिया है। ये अपने आप में बड़ी यूनिक बात है कि बहन जी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से पैसा लेकर के उससे राजनीति करती है, ना कि पूंजीपतियों से पैसा लेती है। तो बहन जी को कहने की जरूरत नहीं है, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है, तमाम वो रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए बहन जी को क्या बोलना है? ये तो अपने आप जनता बोल रही है ना कि देखिए बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है कि जिसने एक पैसा पूंजीपतियों से नहीं लिया। तो इसलिए, और बहन जी को बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये जो लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र वाकई में खतरे में है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से कर दिया है, खासतौर पे हमारे लिए, SC/ST के लिए, देश के बहुजनों के लिए, कि इन्होंने दो जो पार्टी सिस्टम का सपना आरएसएस ने देखा था, उस 2 पार्टी सिस्टम को इन्होंने 2 गठबंधनों के बीच में लामबंद कर दिया है, बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी। और जो तीसरी महाशक्ति है बहुजनों की, उसको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं कि भैया सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, 2 ही गठबंधन है, एक बीजेपी के नेतृत्व में, एक कांग्रेस के नेतृत्व में, बाकी तीसरी कोई नहीं है। ये मैं अभी सुनकर के आ रहा हूँ ITO पर, तो मैंने कहा भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? तीसरी शक्ति बहुजन समाज पार्टी तो है ना। और देखिए ये बाबा साहब के उस लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, जो बाबा साहब ने कहा था कि आर्टिकल 19 में जो उन्होंने कहा, बहु संगठन बनाने के लिए, बहु पार्टी बनाने के लिए जो उन्होंने रणनीति बनाई थी, क्योंकि उनको पता था कि 2 पार्टी सिस्टम होगा तो ये मनुवादी उस पर कब्जा करके बैठ जाएंगे और मेरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अगर बहु पार्टी सिस्टम नहीं होता तो बहुजन समाज पार्टी जिंदा नहीं हो का उदय नहीं होता, जन्म ही नहीं होता, और बहुत सारी पार्टियों का नहीं होता। तो इसीलिए ये 2 पार्टी सिस्टम करके इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं।
और लेकिन बहन जी का मैं बार बार धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस टू पार्टी सिस्टम को, इस लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश को चुनौती दी और उन्होंने अलग लड़ करके बहुजनों की भी अपनी चुनौती को सामने पेश किया है। तीसरी महाशक्ति के रूप में इन इंडिया और एनडीए गठबंधन के सामने बहन जी खड़ी हुई हैं और बहुजनों के मान सम्मान को और उनके अधिकार को सुरक्षित रखा है। बहन जी का धन्यवाद मैं बार बार करता हूं। इसलिए बहन कुमारी मायावती जैसी रणनीति बनाती हैं, वो एक परिपक्व राजनेता, वो अपने बहुजन समाज के हक और अधिकारों के लिए बिल्कुल चौकन्नी रहती हैं और हमेशा उनके अधिकार और हित के हित में फैसला लेती हैं। जी, आप लगातार पूरी बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि बहुजन समाज से आने वाली देश की बहुजन आयरन लेडी सुप्रीमो मायावती लगातार रणनीति बना रही हैं। असल में तो वो सवर्ण लोगों पर ज्यादा फोकस करती हैं, वो अधिवेशन करवाती हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से सवर्ण सम्मेलन कराती हैं, त्रिशूल उठाती हैं और कहने के लिए वो बहुजन समाज की परिपक्व नेता है। ये भी तो हमारे घरों में आके रोटी खाते हैं ना, आप उसको नहीं देख रहे, उसका जवाब है ये भी तो जब ये सवर्ण पार्टियों के नेता है तो हमारे लोगों को ये लीडरशिप में नहीं रखते हैं, टॉप लीडरशिप में, लेकिन उनके SC ST के संगठन बना करके और उनके घरों में आकर के वो दिखाते हैं मैं रोटी खाने आ रहे हैं, वो उनके साथ वो पूजा करते हैं, उनको गले लगते हैं, उनके सम्मेलन करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। लेकिन वही बहन कुमारी मायावती जो दलित एक लीडरशिप के उसमें बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप है, उसमें भी वो इन मनुवादियों को, इन ब्राह्मणवादियों को ज्यादा तब उसमें नहीं रखती है लीडरशिप में, लेकिन वो भी इनके सम्मेलन करती हैं, वो भी इनके पास जाकर के वहां बैठती हैं और उनके पैर छूते हैं। तो बहन जी भी तो देखिए, इस बात को समझना होगा, बहन जी का दिमाग जो है ना, वो अपने आप में एक यूनिक दिमाग है कि तुम जो हमारे साथ करते हो वो बहन जी इनको लौटा रही है, क्योंकि बहन जी हमारी नेता है और बहन जी ने भी अब इनको ब्राह्मणों को, तुम भी ले लो भाई 1% 2% रिप्रेजेंटेशन, क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें भी लड़ाएंगे चुनाव में, जैसे हमारे लोगों को ये लड़ाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आप बहन जी की रणनीति को समझो कि अगर बहन जी, और दूसरी बात ये कि भारत के संविधान में जब पॉलिटिकल पार्टी जब कोई रजिस्टर्ड होती है तो वहां लिख के देना पड़ता है कि हम सारे नागरिकों को एक नजर से देखेंगे, आर्टिकल 14। और जो देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जो BSP का मैनिफेस्टो है उसमें पहले ही जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि हम सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए हम भारत के संविधान के प्रेम्बल में जो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये 4 पिलर लिखे, हम इसका पालन करेंगे, इसको लागू करेंगे। तो बहन जी सबको उसमें अधिकार भी दे रही हैं, उसमें प्रतिनिधित्व दे रही हैं, लेकिन एक लेवल तक, जैसे ही हमारे लोगों को देते इस्तेमाल करके। इसीलिए तुम हमारे घर में रोटी खाओगे तो बहन जी भी तुम्हारे घरों में जाकर के चाय पियेंगी। अगर तुम हमारे लोगों का वहां सम्मेलन करोगे तो बहन जी भी इनके सम्मेलन करती हैं। तुम कहोगे जी हमारे वाल्मीकि एयरपोर्ट बना दिया तो बहन जी भी कहती है हम तुम्हारे परशुराम चौक बना देंगे। तो बहन जी क्या गलत कर रही है जी? देखो ये तो बहुत जरूरी है ना, राजनीति में वोट तो चाहिए ना, हर वर्ग का वोट चाहिए, तो बहन जी उसी तरीके से रणनीति करती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कुछ गलत नहीं है, और बहन जी की राजनीतिक परिपक्वता हर किसी के बस की नहीं है, उसको समझना। एक आरोप लगता है मीडिया पर, टीवी अखबार पर, कि टीवी अखबार 400 पार सरकार को जिता रहा है, वो भी बहुमत से। और सोशल मीडिया की बात करेंगे तो वो वहां पर जब आप एक पोल देखेंगे तो वहां पर राहुल गांधी की बहुमत से सरकार बन रही है। फिर भी बहन जी के समर्थक जो है वो कह रहे हैं कि बहन जी 24 में कैंडिडेट चेहरा बनने वाली है। देखिए आप ये समझिए कि आज के जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कांग्रेस के लोग अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? उनके भी मुख्यमंत्री रहे, नेता रहे, उन पे बहुत सारे इल्जाम है, लेकिन उनको ईडी वो तो नहीं नोटिस तो दे देती है मगर अरेस्ट नहीं करती। अरेस्ट किसको करती है? जो नॉन उसके बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन नेताओं को अरेस्ट वो कर रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो। अब मैं इस बात को यहाँ पर लेकर के आता हूँ क्योंकि 2014 में जब मोदी जी ने कैंपेन शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और आज 10 साल बाद बीजेपी नहीं कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत। इसका मतलब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी आपस में एक हैं, और ये जो भी वो दिखा रहे हैं, वो पोल दिखा रहे हैं, ये दोनों पार्टियां आधे चैनल बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हैं और आधे वो गोदी मीडिया बीजेपी के पक्ष में, और जो गांधी मीडिया है वो दिखा रहा है राहुल गांधी के पक्ष में, क्योंकि इनको बहुजन समाज पार्टी से खतरा है, उसी को दरकिनार कर रहा है। क्योंकि हमारे पास ना ज्यादा धन है, ना संसाधन है, ना मीडिया है, और BSP को रोकने के लिए ये दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियां नागनाथ साबनाथ, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तीसरी पार्टी को आने नहीं देना है। तो इसीलिए दोनों मिले हुए हैं। ये चाहे 400 पार बोले, 300 पार बोले, राहुल गांधी की सरकार बनाए,
मोदी की सरकार बनाए, ये सब फेक है। अभी जो रिजल्ट आएंगे, अभी 4 जून को जो रिजल्ट आने हैं उसमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, और बहन कुमारी मायावती जी क्लीन स्वीप करेंगी और इनको प्रधानमंत्री इस बार बहन जी को बनाना होगा। जी, केजरीवाल भी प्रधानमंत्री की रेस में है, वो जनता के लिए जेल जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने फ्री में बस सेवा दी, पानी, बिजली, तमाम तरीके की चीजें फ्री दे रहे हैं। देखिए, फ्री कहाँ दे रहे हैं, मुझे समझ ये है ना, ये तो अभी और घोटाले में फंसेंगे। जो आप फ्री बिजली की बार बार बात करते हो, इसमें तो सबसे बड़ा घोटाला है, अभी तो मोदी जी की नजर उस तरफ गई नहीं है। और ये तो जनता के लिए नहीं जेल में जा रहे हैं, ये अपने खुद के कुकर्मों से जा रहे हैं जेल। ये 2 अप्रैल 2021 को इन्होंने ये नई लीकर पॉलिसी, इन्होंने एक्साइज पॉलिसी इन्होंने डिक्लेयर की थी, और 4 अप्रैल 2021 को हम 10 लोग जा करके इनके घर पे, हमने कोरोना चल रहा था, जैसे तैसे पहुंच के हमने इनको चिट्ठी दी, विरोध किया कि भाई ये तो SC/ST का, ये तो वो खत्म हो रहा है, जब आप प्राइवेट कर दोगे हमारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, OBC समाज के 27% रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, और 21 साल के बच्चे, 25 से 21 साल की एज की थी, हमने उसका विरोध किया कि तुम क्यों कर रहे हो, 21 साल के बच्चे दारू पियेंगे क्या? तो लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी नहीं। वो तो शुक्र मनाओ कि ये उसमें घोटाले में नाम आ गया और इन्होंने एक्साइज पॉलिसी वापस ली और हमारा अधिकार बच गया। तो ये तो अपने कुकर्मों की वजह से जेल जा रहे हैं, ये तो जो चोरी की है उसके लिए जेल जा रहे हैं। दूसरी बात, ये SC/ST के विरुद्ध, एंटी SC/ST के बिल्कुल डेडली अगेंस्ट आदमी है। ये आदमी तो वो है जो 2016 उसमें 2004 में 5 में यूथ फॉर इक्वलिटी बना करके ये JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन के और संविधान के खिलाफ आदमी प्रचार करता था। आज ये आदमी संविधान चिल्ला रहे हैं, जब जेल जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक राइट पे अधिकार है या संविधान पे उस पे वो हमले हैं। तो देखिए, ये अपने लिए, और दूसरा जो NDPL, BSES, ये 3 जो कंपनियां हैं, इनको ये पैसा दे रहे हैं 250 करोड़ रुपए महीने का। हमारा, इस देश के बहुजनों का पैसा, SC/ST का पैसा दिल्ली का ये दे रहे हैं। हमारी रोजगार, हमारा जो SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा वो वहां पर दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा था जब ये सत्ता में आए थे, शायद आपको याद ना हो, 2015 में इनका लिखित डॉक्यूमेंट है कि जब हम आएंगे तो हम 50% बिजली के पर यूनिट रेट कम करेंगे। इन्होंने कहा था हम सब्सिडी देंगे, सब्सिडी तो शीला दीक्षित जी भी दे रही थी, मगर वो 200 पे 50% दे रही थी, आपने 100% दे दिया। आप ये तो कह रहे थे शीला दीक्षित उनको पैसा दे रही है, मतलब बेईमानी कर रही है। आप तो 100% दे रहे हो पैसा। आप अगर रेट कम करते पर यूनिट तो लाला का मुनाफा कम होता, उन कंपनियों का मुनाफा कम होता, और 1 टू ऑल हर आदमी को बिजली के रेट में 50% रियायत मिलती, उनको कम बिल होता। आप तो सब्सिडी दे रहे हो, फ्री कहाँ दे रहे हो? मेरे हिस्से का पैसा, मेरी शिक्षा का, मेरे बच्चों की शिक्षा का पैसा, मेरे SC/ST की शिक्षा का पैसा, रोजगार का पैसा, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पैसा, उनके विकास का पैसा तुम इन कंपनियों को दे रहे हो, और उसमें आधा तुम खा रहे हो। और तुम ये अभी तो उस चोरी में फंसोगे कि जो तुम टाटा को और BSES को इनको हर महीने पैसा दे रहे हो। तो ये तो बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी का ये पूरा पुलिंदा है। जो आदमी खुद कहता है, वो अपने मुंह मियां मिट्टू, हम कट्टर, हम ईमानदार, जनता ने कहा है कभी? एक जनता के मुंह से सुना है कट्टर ईमानदार है? अपने आप ही कट्टर ईमानदार, अब पता चल रहा है कट्टर ईमानदार। कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रही है भाई आपको? आपके 3 नेता, 4 आप चौथे आप हो गए, आप जेल में जा रहे हो, आपको क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा है कोर्ट से? जबकि संजय राउत वहां शिवसेना के वो गलत फंसाए थे, उनको 2 महीने के अंदर जमानत मिल गई। आपके 1 साल से ज्यादा आपके मंत्री फंसे हुए हैं जेलों में, लेकिन नहीं मिल रही है। इसका मतलब आपके विरुद्ध वहां पर पूरा का पूरा चिट्ठा, पूरा सबूत है। तो ये जनता के लिए नहीं जा रही है, बेईमान आदमी है, और इन्होंने SC/ST के साथ धोखा किया है, हमारा रिजर्वेशन खत्म किया है। स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी 2020 में दिल्ली सरकार ने बनाई, उसमें ये मैकेनिकल इंजीनियर बना रहे हैं 10वीं 12वीं पास अपने जनरल बच्चों को, और हमारे SC/ST के बच्चों का उसमें रिजर्वेशन नहीं है। क्या वो 10वीं 12वीं के वो मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर ये नहीं बनना, वो नहीं बन सकते क्या? उनको इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया, हमने चिट्ठी लिखी, विरोध किया, सब लिखित है। तो ये आदमी डेडली अगेंस्ट SC/ST के संविधान विरोधी आदमी है। ये जेल में अपने कुकर्मों से गया है और इसको जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। आप तो पूरे देश भर में घूम रहे हैं, BSP को लेके 24 में क्या रुख होने वाला है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बिल्कुल बयार चल गई है पूरी तरीके से, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 50 सीटों से ऊपर जा रही है। और आज ही का एक ये सर्वे आया है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और मजबूत चैनलों ने किया है
कि 40 से सीट तो ऊपर प्लस हो रही है बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में। जहां 50 सीटें आई तो ये एनडीए और इंडिया ये बैकफुट पे आने वाले हैं और ये फिर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अदालत में बनाएंगे, क्योंकि इस समय बिल्कुल तेजी के साथ जो बहुजन लोग हैं दिन रात काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से ताकत से लगे हैं और सबको पता है कि अब नहीं तो कभी नहीं, और अभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत है और वो दिखा रही है, पूरी ताकत से लड़ी है। आकाश आनंद जी लगे हुए हैं, तमाम कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं, तमाम समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बहन कुमारी मायावती खुद लगी हुई हैं, वो अपना मॉनिटर कर रही है, रणनीति बना रही है, सारे दाव पेच चल रही है और हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक महाशक्ति के रूप में उभर के आएगी, जैसे 2007 में आई थी, इस बार राष्ट्रीय पैमाने पर आएगी, बड़े स्तर पे आएगी और सबको ये चौंकाने वाले परिणाम देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे अशोक अज्ञानी जी, लगातार धरातल पे काम कर रहे हैं और बसपा को लेके जो जनता के बीच में गलतफहमियां थी, मुझे लगता है वो तमाम सवाल मैंने पूछे। जिस तरीके से बीएसपी पर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, असल में वो बहुजन समाज की पार्टी है। बहुजन समाज वो समाज जो गरीब, शोषित, वंचित समाज, जिसको संवैधानिक हक अधिकारों से बरसों से दूर रखा गया। असल में हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं तो इनको जातिवादी और बीएसपी को बी टीम बनाकर जनता के सामने परोसने का काम करते हैं। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।